हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत रत्न यानी रतन टाटा के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जो कि मुंबई में हुआ था। और उनके नेतृत्व में कैसे टाटा जो है, टाटा ग्रुप कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से उनके नेतृत्व में वो क्या समाज के बारे में, लोगों के बारे में, कंपनी के बारे में सोचते थे, ये सारे के सारे बात हम लोग इसमें डालेंगे एक आर्टिकल्स की मदद से, ठीक है। और सबसे पहले हम आपको बताएं तो रतन टाटा का पूरा जीवन जो है हमें जीने की राह दिखाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं उनका जो व्यक्तित्व था, छवि था, वो सभी में सबसे आप कह सकते हैं कि ऐसा छवि था जिसको सब लोग चाहते हैं वैसा जीना, ठीक है। तो रतन टाटा का पूरा जीवन हमें जीने की राह दिखाता है, कभी अपने विचारों से पीछे नहीं हटे, इसलिए भरोसे के प्रतीक कहलाए। वे चाचा और गुरु जे.आर.डी. टाटा की विनम्रता का सबसे बड़ा उपहार मानते थे। कहते थे मुझ तक कोई भी पहुंच सकता है, इस पर गर्व रहेगा। यानी इतना आसानी से उन तक कोई भी पहुंच सकता था, ठीक है। तो इसलिए वो अपने आप को गर्व मानते थे कि हम इतने बड़े हो के भी बहुत नॉर्मल लोग भी हम तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए वो गर्व महसूस करते थे इस बात को सोचकर, मुझ तक कोई भी पहुंच सकता है, इस बात पर वो गर्व करते थे। उन्हीं के दिए कुछ अलग अलग जो है इंटरव्यू से समझते हैं कैसे उन्होंने टाटा समूह को खड़ा किया और दुनिया में अलग पहचान दिलाई टाटा को। अमेरिका में आर्किटेक्ट से शुरुआत की, लॉस एंजलिस में बतौर आर्किटेक्ट काम शुरू किया। इस बीच दादी के बीमार होने पर देश लौटा। उन्हीं दिनों जे.आर.डी. टाटा ने समूह में काम करने के लिए कहा और उनको जमशेदपुर भेजा गया। वहाँ टेलको यानी अब टाटा मोटर्स नया नाम है में 6 माह काम किया। तब वे दिन बहुत भयानक लगते थे उन्हें। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, यानी वे कहते हैं कि जब मैं अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे उपयोगी दिन लगते हैं। वहाँ 1962 से 1963 के दौरान शॉप फ्लोर पर विभिन्न विभागों में काम किया। जब किसी कर्मचारी से मिलता तो उसे लगता कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। वह नहीं जानता था कि मैं तो खुद कुछ सीखने का कोशिश कर रहा था। वहाँ बहुत कुछ सीखा, हीट ट्रीटमेंट और मिलिंग के बारे में जाना। फिर मुझे पुणे के टाटा स्टील के प्लांट में भेजा गया। तब कम महत्वपूर्ण काम मिलते थे। इस बीच प्रोजेक्ट पर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। नालको को घाटे से मुनाफे में लाए। 1971 की बात है जब टीसीएस के साथ काम किया। वे सॉफ्टवेयर निर्यात के शुरुआती दिन थे। इसके बाद नालको का प्रभारी डायरेक्टर बनाया गया। यह बड़ी सफलता की कहानी थी। मेरे टर्म में कंपनी के रेडियो बाजार की हिस्सेदारी 2% से 20% पहुंची। हमने घाटे को मिटा दिया और नालको फायदे में आ गई। आगे बढ़कर टीवी बनाना शुरू किया और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कदम रखे। तब विप्रो और नालको ही मिनी कंप्यूटर बनाते थे। हम ड्राइव, प्रोसेस इक्विपमेंट और इन्वर्टर में गए, जो बाद में लिबर्ट को बेचा। इससे पूंजी नहीं मिली क्योंकि जे.आर.डी. का सोचना था कि इस सेक्टर में टाटा को नहीं होना चाहिए। सबसे पहले समूह को एक किया। जे.आर.डी. दिल की मामूली बीमारी की चपेट में आए। मैं उनसे रोज़ बात करता था। एक दिन उन्होंने बताया कि वह मेरे लिए पद छोड़ने जा रहे हैं। मुझे हैरानी हुई क्योंकि अलग अलग समय में उनकी पसंद अलग अलग लोग थे। मैंने इतना कहा कि आप अलग अलग लोगों को हक मत देना, एक व्यक्ति के लिए पद छोड़ना ताकि उनके पास शक्ति हो। सबसे पहले समूह का पुनर्गठन किया। ग्रुप की सभी कंपनियों को एक ब्रांड में लाने की कोशिश की। तो ये है, वहाँ से नया शुरुआत हुआ। माँ के इलाज के दौरान अस्पताल में रहकर टाटा के भविष्य की योजना बनाई। अब योजना बनाते हैं भविष्य के बारे में, टाटा को किस तरीके से वर्ल्ड वाइड करना है, ठीक है। माँ के इलाज के दौरान अस्पताल में रहकर टाटा के भविष्य की योजना बनाई। चेयरमैन बनने के बाद 1982 में माँ के कैंसर के इलाज के लिए 3 महीने की छुट्टी ली। अस्पताल में रहकर योजना तैयार की। माँ के जाने के बाद सबके सामने योजना रखी। सभी ने कहा कि आइडिया अच्छा है लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि इस योजना में कुछ हाईटेक क्षेत्रों में जाने की बात थी जो तब तक निजी क्षेत्र के लिए बंद थे। तब मैंने कहा चेयरमैन होने के नाते मेरा यह फैसला है कि हम हाईटेक क्षेत्रों में जाएंगे।
IBM हनीवेल के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। इस दौरान कुछ क्षेत्रों को निजी सेक्टर के लिए खोला जाने लगा और तो फिर वहाँ से फिर एक नया शुरुआत होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो 16 लिस्टेड कंपनी मार्केट कैप यानी 33 लाख करोड़ रुपए है। 16 लिस्टेड कंपनी है। टाटा ग्रुप की 16 कंपनियां घरेलू शेयर बाजार में लिस्टेड है। इनका कुल मार्केट कैप 33 लाख करोड़ रुपए है। ये इस हिसाब से देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप है। हालांकि टाटा ग्रुप में कुल 30 कंपनियां हैं। इन सबकी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसके अलावा एयर इंडिया, टाटा AIG, टाटा हाउसिंग, टाटा 1mg, टाटा इंटरैक्टिव सिस्टम्स जैसी कंपनियां लिस्टेड नहीं है। देश में दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 18.55 लाख करोड़ रुपए है। अब हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो विपरीत हावी न होने उनका सोचना था। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे, यानी डिवोर्स हो गया था। ठीक है, डाइवोर्स होने के कारण उनके माता पिता अलग हो गए। दादी के साथ पले बढ़े रतन के इन भावनात्मक कठिनाइयों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। वे कहते थे जब रतन टाटा कंपनी प्रमुख बने तो वे अपने गुरु JRD के केबिन में नहीं बैठे। उसके बाद उन्होंने अपने लिए एक साधारण सा छोटा कमरा बनवाया। उनकी इच्छा पर ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सोचते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इसमें दिल से खुशी और समर्पण से करना चाहिए। जब वे विदेश में पढ़ते थे तो घर से पैसा नहीं पूछने पर काम भी करते थे। यहाँ तक रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट में बर्तन तक साफ किए हैं। सही काम करें, नतीजे जो भी आए तो वो सही आएंगे। रतन टाटा परिणामों की परवाह किए बिना हमेशा सही काम में विश्वास करते थे और वे उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने में विश्वास करते थे और उन्होंने अपने और टीम के लिए उच्च मानक स्थापित किए हैं। जैसे कि आपको कुछ बताएं नैतिकता की बात, तो शराब तंबाकू में पैसे नहीं लगाया। ठीक है, टाटा ग्रुप जो है प्रॉफिट का 66% हिस्सा चैरिटी में जाता है। यह ग्रुप की पूरी आय का तकरीबन 4% होता है। टाटा ग्रुप का कारोबारी साम्राज्य 6 महाद्वीपों और 100 से ज़्यादा देशों तक फैला हुआ है। कंपनी की शुरुआत 1868 में हुई थी, यानी 156 साल पुरानी कंपनी है। टाटा ग्रुप ने वैल्यू की और नैतिकता से समझौता नहीं किया। सैकड़ों कंपनियों में निवेश किया, लेकिन कभी भी शराब तंबाकू के बिजनेस में पैसा नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो टाटा की महानता है। ठीक है, और इसमें कि वे पीछे क्या छोड़ के गए हैं। टाटा की महानता इसमें है कि वे पीछे क्या छोड़ के गए हैं। इसके ऊपर बात करें तो रतन टाटा ने वैश्विक महत्वाकांक्षा की बदौलत कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए। हर कंपनी सावधानी पूर्वक चुनी गई। 2000 में टेटली का अधिग्रहण इस दिशा में पहला कदम था। इसके साथ ही टाटा ने खुद को वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 2007 में कोरस को खरीदा। 2007 में जो है कोरस को खरीदा। ऐसा सौदा था जिसमें टाटा स्टील को दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में पहुंचाया। जिस अधिग्रहण ने वास्तव में रतन टाटा के रणनीतिक दुस्साहस को दिखाया वह 2008 में जगुआर लैंड रोवर की खरीद था। संघर्ष से जूझ रहे ऑटोमोटिव बाजार के बीच उन्होंने 2 प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड का मालिक बनने में अवसर देखा। कई आलोचकों ने संदेह जताया, समय और औचित्य पर सवाल उठाए, लेकिन रतन टाटा का दांव सफल रहा। JLR बेहद मुनाफे वाली कंपनी बन गई। इसने टाटा मोटर्स का कद वैश्विक ऑटोमोटिव खिलाड़ी के रूप में बढ़ा दिया। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में टाटा नैनो थी, एक ऐसी कार जिसका उद्देश्य लाखों भारतीय परिवारों के लिए सुरक्षित परिवहन सुलभ कराना था। नैनो की सरलता और इंजीनियरिंग के प्रति जुनून का प्रतीक था। हालांकि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। नवाचार के प्रति उनका जुनून उनके रिटायरमेंट के बाद भी मजबूत रहा। वे देश के सबसे अधिक डिमांड वाले एंजल निवेशक थे। उन्होंने नए जमाने ठीक है कि वेंचर का मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभाई। ओला, पेटीएम, फर्स्ट क्राई, लिंसकार्ट, क्योरफिट, मोंगोलिक्स, अपर टॉक्स, जीवामी,
जैसे कई स्टार्टअप में शुरुआत से निवेश किया। कारण दोतरफा था, वे अपना अनुभव नई कंपनियों को दे सकते थे और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी पा सकते थे। एक बार मैं उनके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भारतीय उद्योग के लिए जे.आर.डी. टाटा अवार्ड का प्रस्ताव लेकर गया था। इस अवार्ड को टाटा नाम से प्रायोजित करने के बजाय उन्होंने मुझसे पूछा, यानी जो लेखक है, जो आर्टिकल के लेखक है, वो इस बात को बता रहे हैं, क्या वे अपने समूह में ऐसा मॉडल शुरू कर सकते हैं। बाद में यही मॉडल विश्व प्रसिद्ध टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के रूप में सामने आया। रतन टाटा की महानता केवल इस बात में नहीं थी कि उन्होंने क्या बनाया, यह इस बारे में भी थी कि वे अपने पीछे क्या छोड़कर गए। 2 दशक से अधिक टाटा समूह का नेतृत्व करने के बाद आखिरकार उन्होंने 2017 में एन चंद्रशेखरन की अगुवाई में पेशेवर प्रबंधक टीम को सौंप दिया। यह कदम विशिष्ट भारतीय समूह मॉडल से अलग पारिवारिक नियंत्रण पर बुद्धि और व्यावसायिकता में उनके विश्वास का प्रतीक है। चंद्रा के नेतृत्व में टाटा समूह ने स्थिति मजबूत करना, टेक्नोलॉजी में निवेश करना और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। यह सब रतन टाटा द्वारा स्थापित मूल्यों पर बने रहते हुए किया है। रतन टाटा का प्रभावी बैलेंस शीट से कहीं आगे तक था। वे टाटा ट्रस्ट के पीछे प्रेरक शक्ति बन गए। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की बेहतरी में उल्लेखनीय काम किया। रतन टाटा ने इस बात के उच्च मानक स्थापित किए कि वैश्विक बिजनेस चलाने का मतलब है क्या है। कॉर्पोरेट टकराव के पलों में भी रतन टाटा गरिमापूर्ण और संयमित बने रहे। उन्हें कई चीज़ों के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगा जीवन की साधारण चीज़ों के प्रति उनका प्यार और उत्कृष्टता के प्रति अटूट जुनून। मेरा मानना है कि उनकी स्मृति लेख में लिखा होगा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने भरोसा बनाए रखा है। ठीक है, तो ये जो था रतन टाटा के बारे में था। साथ ही साथ आपको इनके बारे में और बताएं तो जमशेद जी सबसे बड़े परोपकारी थे। रतन टाटा ने भी 65% कमाई जो है चैरिटी में लगाई थी। अब हम इसके टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा दुनिया भर के परोपकारी लोगों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। दुनिया के बड़े उद्योगपति बिल गेट्स, वॉरेन बफे भी उनके करीब नहीं है। 2021 में एडेलगिन हुरून फिलॉन्थ्रेपिस्ट ने पिछली सदी की परोपकारी शख्सियतों की सूची, इसमें पिछले 100 साल में दुनिया भर में परोपकार के लिए सबसे ज़्यादा दान, 100 सालों में, याद रखिएगा, 100 साल में दुनिया भर में परोपकार के लिए सबसे ज़्यादा दान देने वाले लोगों को रखा गया था। सूची में जमशेद जी टाटा शीर्ष पर थे। इसके अनुसार जमशेद जी टाटा ट्रस्ट के जरिए 1892 से 8.29 लाख करोड़ यानी 102.4 अरब डॉलर दान किए। यह विरासत रतन टाटा संभाल रहे थे। सूची के मुताबिक यह राशि टाटा सन्स की कुल संपत्ति करीब 100 अरब डॉलर का 66% था। सोचिए, तो ये सबसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दान करने वाले में जमशेद जी टाटा का नाम आता है। तो जो संस्थापक है, टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं का परोपकारी में नाम आया। सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाले यही बने। ठीक है, तो टॉप 5 परोपकारी के लिस्ट में पहले नंबर पे आए जमशेद जी टाटा, सेकेंड नंबर पे बिल मेलिंडा गेट्स। ये किस सेक्टर में डोनेट किए, सबसे ज़्यादा दान किए? तो जमशेद जी ने 85 लाख करोड़ रुपए दान किए थे शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में। उसके बाद बिल मेलिंडा गेट्स जो है उनका भी 62.6 लाख करोड़ रुपया स्वास्थ्य के ऊपर। हेनरी वेलकम जो है वो भी 47.8 लाख करोड़ रुपया ये स्वास्थ्य के ऊपर। उसके बाद हार्वर्ड यूज ये जो है रिसर्च डेवलपमेंट में 32.4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। उसके बाद है 5वां नंबर पर वॉरेन बफे, ये जो है 31.5 लाख करोड़ रुपये स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किए। और शुरुआत जो है जमशेद जी टाटा जो है 1892 से कर रहे हैं। उसके बाद से बिल मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है वो 2000 में डोनेट किए। हेनरी वेलकम जो है डोनेट करना शुरू किए 1936 में। उसके बाद हार्वर्ड ह्यूज जो है 1953 में, और उसके बाद वॉरेन बफे 2006 से। ये था उनके बारे में। उसके बाद रतन टाटा ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का दान किया है। 2022 की रूल इंडिया लिस्ट के मुताबिक रतन टाटा का नेटवर्थ 38,000 करोड़ रुपये थी। टाटा समूह सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
कंपनी के मुनाफे का 65% हिस्सा धर्मांत ट्रस्टों को जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए का दान किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को 375 करोड़ दान किए। वहाँ टाटा हॉल बना है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय को 210 करोड़ रुपए दान किए हैं। 20 भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति। कार्नेगी मिलन यूनिवर्सिटी को शिक्षा कार्य के लिए 262 करोड़ रुपए की मदद की। हाँ, टाटा ट्रस्ट देश के 170 जिलों में 450 एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। तो ये था टाटा के बारे में, ठीक है। टाटा समूह, टाटा के बारे में कि कितना वो दान किए, कैसे वो परोपकारी का काम किए। अब इसके बारे में हम डिटेल्स बात करें तो एक और बात जो कि अब आता है कि अब जो है टाटा का कौन नेतृत्व करेगा, ठीक है, टाटा को आप कौन संभालेगा। तो कुछ लिस्ट में नाम आया है रतन टाटा का उत्तराधिकारी के लिए कि अब कौन परिवार में उत्तराधिकारी बनेगा। तो परिवार से होगा या फिर प्रोफेशनल्स होंगे। तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा के बाद बड़ा सवाल है कि उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। टाटा ग्रुप 5 प्रमुख ट्रस्ट का नियंत्रण है। समूह की होल्डिंग कंपनी में इन ट्रस्टी की हिस्सेदारी करीब 66% है। 2 प्रमुख ट्रस्ट सर दोराबजी टाटा और सर रतन टाटा ट्रस्ट है। बाकी अन्य 6 सहयोगी ट्रस्ट है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा, ये सौतेले भाई है। पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन, मेहली मिस्त्री, डेरियम खम्बाटा ट्रस्टी है। नया अध्यक्ष वैसे ट्रस्टियों में से चुना जाता है, पर अविवाहित रतन टाटा के उत्तराधिकारी की तस्वीर साफ नहीं है। उनकी जगह परिवार से कोई लोग या प्रोफेशनल इस पर निगाह है। टाटा के सगे छोटे भाई जिमी हैं, लेकिन वे 83 वर्ष के हैं। फिर मौजूद दावेदार 67 के नोएल टाटा है। उनके बच्चे लिया 39 वर्ष के हैं और माया 34 और नेविल जो है 32 भी दावेदारों में शामिल है। भाई नोएल का नाम सबसे आगे है। नोएल टाटा जो है इनका सबसे पहले नाम आता है और साथ ही साथ टाटा इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी है और टाटा स्टील टाइटन में वाइस चेयरमैन भी है नोएल टाटा। उसके बाद है लिया, नेयल की बड़ी बेटी है और 2006 से टाटा समूह में है। इंडियन होटल्स की उपाध्यक्ष है। उसके बाद है माया। माया ने टाटा कैपिटल्स के विश्लेषक के रूप में करियर शुरू किया। टाटा नियो लॉन्च करने में बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद है नेविल। नेविल जो है पारिवारिक व्यवसाय में सक्रिय है। टोयोटा किर्लोस्कर समूह की मानसी से उनकी शादी हुई है। उसके बाद है एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन, 4 वर्ष कार्यकाल बाकी है, हालांकि ट्रस्ट के बोर्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है सबसे बड़े दावेदार है उत्तराधिकारी बनने योग्य है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो आता है वो नोएल टाटा का आता है, ठीक है। नोएल टाटा जो है उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि 67 साल के भी है और वो अभी फ़िलहाल टाटा इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी है और टाटा स्टील टाइटन में वाइस चेयरमैन भी है। तो अब देखिए आजकल में पता चल जाए कि कौन बनेगा, टाटा का नया चेयरमैन कौन होगा, ठीक है। तो ये था आपको टाटा समूह के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वही बात बताए हैं जो कि फैक्ट पे आधारित था, ठीक है। बाद बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।